हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और आज इस लेक्चर में मैं आपको एसक्यूएल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और ये लेक्चर स्पेशली टीसीएस के लिए होने वाला है। ठीक है। सो जिस तरीके से टीसीएस में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस और भी कुछ नए क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस। सो देखो, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके। डेटा किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी स्कूल का डेटा, बच्चे, उनके रोल नंबर, ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके मार्क्स, ये सभी क्या है? डेटा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये जो अपना डेटा है इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, अलग अलग तरह के हमारे पास सिस्टम है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और ये डेटाबेस को मैनेज करने वाला जो सिस्टम है और मैकेनिज्म है, इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज डेटाबेस, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं एसक्यूएल। सो एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और ये वो लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमें डेटाबेस से कोई डेटा निकालना है, फेच करना है, डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, ये सभी काम हम हमारी किसी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं और उनमें से एक हमारी लैंग्वेज है एसक्यूएल। ओके। So SQL stands for Standard Query Language. It is a programming language used to interact with relational database. Okay, notice करना relational database। तो SQL क्या है? हमारा एक relational database के लिए हम SQL यूज लेते हैं। By performing operations like create, read, update and delete. Okay, short में CUT भी बोलते हैं। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिस समय इंटरव्यू में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम उस चीज को पहले से रिवाइज करके या पढ़ के नहीं आते हैं, तो माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम आंसर नहीं कर पाते हैं। हर चीज को हमें पढ़ के समझ के जाना चाहिए और आंसर हम मन से दे सकते हैं, लेकिन हम आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें वो चीज आती है। इंटरव्यूअर को सब पता होता है कि क्या चीज़ हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हमें प्रिपेयर होना चाहिए हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए, भले ही वो इजी हो या हार्ड हो। और जहाँ तक बात है टीसीएस की, टीसीएस में इजी और मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। चाहे वो प्राइम हो, डिजिटल हो। और इससे भी बड़ा मेजर पॉइंट क्या है कि आपका जो रेज्यूमे है वो रेज्यूमे कैसा है। हो सकता है अपने रिज्यूमे में पूरा का पूरा रिज्यूमे डेटाबेस ओरिएंटेड हो, पूरे रिज्यूमे में डेटाबेस से रिलेटेड ही आपने काम किया है, तो फिर आपसे डेटाबेस के हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगेंस्ट आपके रिज्यूमे में जो आपने डाला है वही पूछा जाएगा और इसके अलावा आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। हमारे टू टाइप्स के डेटाबेस है। ठीक है। फर्स्ट हमारा है रिलेशनल डेटाबेस और सेकंड है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जब भी हम हमारे डेटाबेस को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, हमारे पास टेबल्स होती है, उस टेबल्स के फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। और अगर हम हमारे डेटाबेस को फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज के फॉर्म में स्टोर करवा रहे हैं, तो वो हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल क्या है? एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, पोस्टग्रेस, ये सब हमारे रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल है। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए एग्जाम्पल हो सकता है मोंगो डीबी। ओके। और नो एसक्यूएल। मोंगो डीबी में हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं। ओके। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन स्किप्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने हटा दिया। आगे, व्हाट इज ए कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। कंस्ट्रेंट आर रूल्स एनफोर्स्ड ऑन डेटा कॉलम्स। ओके। किसी भी टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनमें हमारा डेटा किस तरीके से बिहेव करेगा,
किस तरीके का डेटा होगा और उसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे मेनली कंस्ट्रेंट्स हैं वो है नॉट नल। हमने बोला कि हमारा जो कॉलम है ये नॉट नल कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा, मींस कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। लेट सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है और डेटाबेस का जो फर्स्ट कॉलम है वो आईडी स्टोर करता है, ठीक है। और आईडी क्या है, यूनिक होगी। यूनिक क्यों होगी, क्योंकि हम आईडी का यूज करके ही हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट को एक्सेस करेंगे। अगर वही वैल्यू नल हो गई तो हमारे उस डेटाबेस को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, कभी वो डेटाबेस वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमेशा नोट नल होना चाहिए। तो एक कंस्ट्रेंट हो गया इसका यूनिक। हम किसी डेटा बेस में, हाँ ये जो हमारी की है यूनिक भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी दो रोज की अगर आईडी सेम होगी तो फिर हमें क्या पता हम कौन से डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं और रिजल्ट कौन से डेटाबेस से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो यूनिक भी होनी चाहिए। और हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं, चेक, डिफॉल्ट, ये सब कंस्ट्रेंट हम किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं और इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ what are the different categories of SQL commands? Okay, so SQL commands की मेजर 4 कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड थर्ड कैटेगरी है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ कैटेगरी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो डीडीएल में क्या होगा, डेटा डेफिनेशन, नाम से पता लग रहा है डेटा डेफिनेशन, हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, जो टेबल है उसको ड्रॉप कर रहे हैं, डेटा को एल्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे डीडीएल में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं डेटा, और भी कुछ ऑपरेशन है बट मेजर ऑपरेशंस आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। आगे आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट करने के लिए कौन सी कमांड से, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। फिर है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो कंट्रोल कैसे करते हैं, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, किसी से परमिशन वापस छीन रहे हैं, तो वही ग्रांट और रिवोक, ये हो गया डेटा कंट्रोल। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, सो जो भी हमारे ट्रांजिशंस होते हैं उनमें क्या होता है, रोल बैक, कमिट, तो ये सब हमारा ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हो सकता है ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज सिलेक्ट और ये सिलेक्ट, ठीक है। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसमें भी हम सिलेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। बट डेटा क्वेरी लैंग्वेज में भी हम सिलेक्ट को रखते हैं। सिलेक्ट क्या काम करता है, हमारी कोई भी टेबल है उसमें से किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे डेटा को फेच करते हैं, हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। डेटा को हम देखते हैं कि ये वाला डेटा सिलेक्ट करके इसको हम देख रहे हैं, इस पे कोई काम कर रहे हैं, तो ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी काम करती, क्वेरी लिखते हैं हम सेलेक्ट का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डेटाबेस बनाओ, उसके अंदर एक टेबल बनाओ और टेबल के अंदर डेटा डालो, डेटा इंसर्ट करो। तो एक ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा कि डेटा बेस क्रिएट करने की कमांड लिखो, हो सकता है पूछ ले, बट अगर पूछेंगे तो आपको बोलेंगे कोई भी डेटाबेस बना के उसमें एक टेबल बना के उस टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा और डेटाबेस बनाने के लिए कमांड है क्रिएट। ये कीवर्ड्स है, याद रखिए, ये कीवर्ड्स है क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद में हमें जिस नाम का डेटाबेस बनाना है वो डेटाबेस का हम नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है डेटाबेस इस नाम का पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो हमारे सिस्टम में, ठीक है। हमने कुछ टाइम पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए कोई स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया, हम भूल चुके उस बात को और हम फिर से क्रिएट डेटाबेस स्कूल लिख रहे हैं, तो हमारे पास एरर आएगा। तो प्रोफेशनली जब भी हम कोई काम करते हैं
और हम ऐसे एरर्स देखना पसंद नहीं करते, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ, क्रिएट डेटाबेस स्कूल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही डेटाबेस बनेगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो नहीं बनेगा, एरर नहीं आएगा, वार्निंग आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस बनाया। अब डेटाबेस को बनाने के बाद में, ये पहले हमारा कोई डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही और भी डेटाबेसेस बने हुए हैं हमारे सिस्टम में। अब आप बना बोल रहे हो अब मुझे टेबल बनानी है, तो अगर आप बोल रहे हो कि क्रिएट टेब, ओके, सो पहले टेबल बनाने की कमांड देखते हैं। सो जब भी हमें टेबल बनानी है तो हम लिखेंगे कमांड क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। अब टेबल में, ये मेरी टेबल है, इस टेबल में मुझे जो भी कॉलम्स बनाने हैं वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे एक पहला कॉलम बनाना है आईडी, ठीक है। मैंने बोला आईडी इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा, और ये आईडी प्राइमरी की के रूप में हम इसको यूज में लूंगा, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा कॉलम बनाया नेम, तीसरा बना दिया एज, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नोट नल, इंट नोट नल, ये नल नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये टेबल मैं बना रहा हूँ। अब मेरे डेटाबेस को क्या पता ये टेबल कहाँ बनानी है, उसको थोड़ी ये याद है कि ये वाली अभी मैंने टेबल, अभी ये डेटाबेस मैंने अभी बनाया है तो मैं ये टेबल इसी में बना रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है। तो जब भी मुझे टेबल बनानी है तो पहले मुझे बताना है कौन से डेटाबेस में मैं टेबल बना रहा हूँ, तो उसको बताने के लिए मैं कमांड लिखूंगा यूज डेटाबेस। तो मैं लिखूंगा यूएसी, यूज डेटा, BAS, यूज डेटाबेस। और अभी मैंने मान लो डेटाबेस बनाया स्कूल नाम का, सो यहाँ स्कूल। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप क्रिएट डेटाबेस स्कूल। डेटाबेस बनाने के बाद में उस डेटाबेस को यूज करना है। हम पहले से कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हम हमारी टेबल बना रहे हैं, तो उस डेटाबेस के लिए लिखेंगे हम कि यूज डेटाबेस, वो वाला डेटाबेस, ठीक है। अब मुझे मेरी स्कूल डेटाबेस के अंदर टेबल बना ली तो मैं लिखूंगा यूज डेटाबेस स्कूल, ठीक है। अब मुझे टेबल बनानी है, अब मैं कमांड लिखूंगा टेबल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट टेबल, ये मैंने बताया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम, फिर कॉलम्स के नाम और उनके कंस्ट्रेंट्स, उनके डेटा टाइप, और वो किस तरह का बिहेव करेंगे, ये चीज मुझे लिखनी है कॉलम के साथ, ठीक है। अब मैं कोई भी डेटाबेस बनाता हूं, उस डेटाबेस को पूरी तरीके से डिलीट भी कर सकता हूं, तो उसको डिलीट करने की कमांड है ड्रॉप डेटाबेस। सबसे पहला कीवर्ड है ड्रॉप, उसके बाद दूसरा कीवर्ड है डेटाबेस, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। और जब भी हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो जो कीवर्ड्स हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना प्रीफर करते हैं, ताकि कोई भी डेवलपर अगर कभी हमारे प्रोग्राम को खोलता है तो डिफरेंस बना सके इन चीजों में कि कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन से नाम हमने खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख के जैसे हम क्वेरी को ट्रिगर करेंगे डेटाबेस डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। हमने टेबल बना ली। अब हमें टेबल में डेटाबेस डालना है, तो किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें कमांड लिखनी है इंसर्ट इनटू कीवर्ड, उसके बाद में टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर हमें बताने हमारी टेबल में कौन कौन से कॉलम्स थे। तो यहाँ पर हमने कॉलम्स के नाम लिख दिए। कॉलम्स के नाम लिखने के बाद में हमें दूसरा कीवर्ड लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद में अब हमें जितनी भी रोज या जितनी भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी है, रो वाइज स्टोर करेंगे वैल्यू, ठीक है। पहली फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, ओके। सो ये जो वैल्यूज, मान लो मेरी ये टेबल थी, ठीक है, ये वाली मेरी टेबल बनी, इसके अंदर यहाँ बना आईडी, सपोज यहाँ बना होगा नेम, और यहाँ बना होगा एज, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, ये लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स नाम की मेरी टेबल थी, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल थी, स्टूडेंट टेबल में मैंने बताया ये मेरे पास कॉलम्स है। कॉलम्स के बाद अब मैं बुलाऊंगा वैल्यूज वन, तो यहाँ वन आएगा, यहाँ आएगा जॉन, और यहाँ 20। अब मुझे एक और डेटाबेस, एक और रो स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से, यहाँ पर मुझे क्या करना है डेटा स्टोर करने के लिए, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा ये कोमा, फिर दोबारा
दूसरा ब्रैकेट, उसके अंदर दूसरी आईडी लिख दी मैंने, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पर मैंने एज लिख दी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 2 आयशा 21। ऐसे ही मैं दूसरी मेरी रो की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, 3 संदीप 22। ऐसे ही मैं यहाँ 3 संदीप 22, फिर मैं फोर्थ की करना चाहूँ, फोर्थ की भी कर सकता हूँ। ओके, सो 4 यश 25। और जब मुझे वैल्यूज इंसर्ट नहीं करनी है और ज़्यादा, तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, सो ये हमारी टेबल और इसमें ये डेटा स्टोर हो गया। सो आगे चलते हैं। हाउ डू यू अपडेट डेटा इन ए टेबल। सो किसी भी टेबल में हम डेटा को कैसे अपडेट करेंगे, हम लिखेंगे कीवर्ड अपडेट टेबल का नाम। ठीक है, अब हमें ये मान लो ये हमारा डेटाबेस था, इसमें ये नाम है थर्ड आईडी पर संदीप। संदीप की जगह मुझे कुछ और करना है। ठीक है, संदीप कुमावत करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपडेट, यहाँ लिखूंगा कि क्वेरी अपडेट। ठीक है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे लिखना है अपडेट, क्या करना है, जो अपडेट होने के बाद जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेट, जो मेरा नाम था उसको मुझे करना है संदीप कुमावत। ठीक है, कहाँ पर करना है ये मुझे बताना है, तो मैं लिखूंगा वेयर, जहां पर मेरी आईडी क्या थी, 3। ठीक है, अब ये मेरी एक पूरी क्वेरी हो गई। मैंने बोला अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल में जहां पर आईडी 3 थी, क्या करना है, नाम को, जो भी नाम था उसको ये वाला नाम करना है अब। ठीक है, अब हाउ डू यू डिलीट डेटा फ्रॉम ए टेबल। आप आपकी टेबल से डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो डिलीट, डिलीट में और ड्रॉप में डिफरेंस बताते हैं भी। हाँ, तो डिलीट कीवर्ड हमें लिखना है, डीवर्ड के डिलीट के बाद हमें फ्रॉम कीवर्ड लिखना है और फिर हमारी टेबल का नाम। अब हम बताएंगे कि डिलीट कहाँ से करना है। सो हम बोलेंगे जहां पर हमारी आईडी 1 थी वहां से हमें डिलीट करना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेयर क्लोज डू। सो व्हाट डज द वेयर क्लोज डू। सो वेयर क्लोज क्या करता है, वेयर क्लोज हमारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है और कोई भी कंडीशन जो हमें चाहिए उस कंडीशन का पता लगाता है, वो कंडीशन को मीट करवाता है। ठीक है, सो ये वेयर क्लोज है कि हम कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपडेट डिलीट कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे। ठीक है, सो लाइक सिलेक्ट, ये पता नहीं कैसे लिख गया, यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ रेड की जगह वाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने बोला सिलेक्ट करो, हमारी पहली वाली टेबल थी उसमें से करते हैं, सिलेक्ट करो नेम फ्रॉम टेबल, कौन सी, स्टूडेंट्स, जहाँ पर एज 18 से ज़्यादा थी। तो जहाँ पर भी 18 से ज़्यादा एज थी वहाँ पर नेम वाला कॉलम निकाल के लेके देगा मुझे डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर्ड बाय। ऑर्डर्ड ऑर्डर बाय क्लोज क्या करता है, तो ऑर्डर बाय क्लोज क्या करता है, शॉर्ट कर देता है हमारे डेटा को। ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, किसी के 25 है, किसी के 30 है, किसी के 40 है, किसी के 20 मार्क्स हैं। यहाँ पर नाम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कुछ भी, एक एक दो दो स्मॉल लेटर्स लिख देता हूँ। ठीक है,
ये कुछ भी नाम्स लिखे हुए हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा डेटाबेस है, हम हो सकता है हमें ऐसा कुछ रिजल्ट अनाउंस करना है, और हमें चाहिए कि जो भी जिन भी बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उनको हम कुछ प्राइज दें, 3 सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे। तो हम यहाँ पर डेटाबेस अगर बहुत बड़ा है तो हम उसमें मैन्युअली ढूंढने की बजाय कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी डेटाबेस है ना, इस पे हम शॉर्ट ऑर्डर बाय क्लोज लगा सकते हैं। अगर हम हो सकता है इसको कर दे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा तो मेरा डेटा मार्क्स के बेस पे, तो मेरा डेटा कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे 20 वाले मार्क्स, 20 वाली मार्क्स वाली रो आ जाए पहले, फिर उसके बाद 25 वाली आ जाएगी, फिर 30 वाली, फिर 40 वाली। ठीक है, सॉरी, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, अगर डिक्रीजिंग में करेंगे तो पहले 40, फिर 30, फिर 25, फिर 20, और हम यहाँ ऊपर से देख के मैन्युअली कोई भी 2 या 3 जो भी मार्क्स हमें उठाने हैं वो हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं, हम बोलेंगे सिलेक्ट। ठीक है, हम बोलेंगे सिलेक्ट, हमने मार्क्स किया, हमने बोला मार्क्स को सिलेक्ट करो भाई, तो सिलेक्ट करेगा मार्क्स को। कहाँ से, हमारी टेबल से, ऑर्डर्ड बाय एज, या हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मार्क्स, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं मार्क्स से। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बाय मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो जो भी हमारे मार्क्स हैं उनको ये सिलेक्ट करेगा, या आपको मार्क्स सिलेक्ट नहीं करने, आपको डायरेक्ट नेम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा रहेगा कि हम नाम ही सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट बच्चों के, कि ये वो नाम सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर केवल नेम ही लिस्ट करेगा। ठीक है, ऑर्डर बाय मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स ये है, तो सबसे पहले सबसे बड़े मार्क्स किसके, 40, तो यहाँ पर 3 नंबर वाले इंसान का नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा नंबर है 30, तो 30 किसके थे, आयुष, तो यहाँ पर ये वाला नाम लिख देगा। तीसरे नंबर पे 25, 25 मार्क्स के थे संदीप, तो यहाँ पर संदीप का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ललिता। ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट के यूज करके लिख सकते हैं। मान लो हमें मार्क्स भी साथ में प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोमा लगा के यहाँ मार्क्स भी लिख देंगे, मार्क्स, तो नेम मार्क्स, सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स। तो मार्क्स, मार्क्स पे ये एल्गोरिथम लगा रहा है डिक्रीजिंग वाली, और सिलेक्ट क्या कर रहा है, नाम और मार्क्स। तो यश के मार्क्स कितने थे, 40, तो यहाँ पर 40, 30, 25, 20, यहाँ पर साथ में मार्क्स भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हमें जो भी प्रिंट करवाना है स्लिप के टाइम पे, वहां पर हम उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है ग्रुप बाय क्लोज, ये सेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डज द ग्रुप बाय क्लोज डू। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करता है, देखो, ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यूज ऑफ एग्रीगेशंस। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हमने कुछ इवेंट्स किए। ठीक है, इवेंट्स किए, तो यहाँ पर पहला इवेंट संदीप नाम के इंसान ने खेला क्रिकेट, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 1, ये क्रिकेट ए सेक्शन के बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 2, और बैडमिंटन ये बी सेक्शन के बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट सी सेक्शन के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं डी सेक्शन के बच्चे भी, पांचवा बैडमिंटन खेलते हैं ई सेक्शन के बच्चे। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि क्रिकेट कितने सेक्शन के बच्चे खेल रहे हैं, या कितने सेक्शन के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने सेक्शन के बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। मुझे ये एक ही जगह चाहिए डेटा, जैसे क्रिकेट के 3 सेक्शन के बच्चे डेटा क्रिकेट खेले, तो मैं चाहता हूँ क्रिकेट के आगे 3 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, बैडमिंटन के आगे 2 लिखा हुआ जाए, 2 सेक्शन के बच्चे खेल रहे हैं, जिससे मुझे पता लग जाए कितने सेक्शंस, या मैं कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ इस पे। ठीक है, तो मैं इसके लिए ग्रुप बाय क्लोज यूज लूंगा। इसको मैं यूज कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट क्रिकेट,
क्रिकेट वाला कॉलम, जो भी कॉलम है मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा काउंट स्टार। ठीक है, कुछ भी काउंट करवा सकते हैं हम, यहाँ से रोल नंबर काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, सो काउंट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय क्रिकेट, या यहाँ गेम्स हो सकता है ना, सॉरी गेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिलेक्ट गेम्स काउंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय गेम्स। ठीक है, तो जो भी गेम्स के नाम सेम होंगे वो एक सभी एक जगह आएंगे और उनका काउंट लिखा हुआ आ जाएगा उसके साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गेम लिख रहा हूँ, अगर या गेम ग्रुप बाय गेम, तो क्या करेगा, पहले सबसे पहले गेम लिखेगा यहाँ पर क्रिकेट, फिर इसका काउंट, तो क्रिकेट 3 जगह खेला जा रहा, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर दूसरा गेम सेलेक्ट करेगा, बैडमिंटन था, और इसका काउंट 2। तो इस तरीके से ये गेम और उसके काउंट को शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है हैविंग क्लोज। सो हैविंग क्लोज क्या काम में आ रहा है, मैं हमारे अप्लाइज ए फिल्टर कंडीशन ऑन ग्रुप्ड रोज। ठीक है, सो देखो क्वेरी में, क्वेरी से समझ लेते हैं। सिलेक्ट सिटी मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सिटी हैविंग मैक्सिमम मार्क्स 90। सो हैविंग भी हमारा वेयर की तरह हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, हम हैविंग से भी क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी कोई क्वेरी हमने बनाई, ठीक है, हम किसी भी डेटाबेस है हमारा जिसमें सिटीज़ है, मान लो सिटीज़ है, और यहाँ पर कुछ मार्क्स नाम का भी कॉलम है। ठीक है, कोई सेंस बन रहा नहीं है लेकिन मानते हैं भाई इसके हिसाब से। तो हमारा सिटी है, उसमें कोई मार्क्स हैं। ओके, तो हमारी स्टूडेंट टेबल से हम सिटी का नाम और उसके मैक्सिमम मार्क्स, बहुत सारी सिटीज़ हो सकती है, उन सिटीज़ में से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो वाली सिटी, ओके, निकाल रहे हैं। ग्रुप बाय हैविंग मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स मार्क्स 90। सो जिन भी सिटीज के मार्क्स 90 से अबव होंगे उनको ये निकालेगा और उनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेगा। ठीक है, ग्रुप बाय कंडीशन ये उन्हीं सिटीज पे अप्लाई करेगा जिनके मार्क्स 90 से अबव है। सो वेयर में और हैविंग, यहाँ पर हम सेम ही वेयर भी यूज कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस क्या है। सो वेयर क्या करता है, फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग, रोज को ग्रुप करने से पहले सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और हैविंग क्या करता है, पहले ग्रुप करेगा उनको, फिर उसके बाद में उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, जॉइंस क्या है, सो जॉइंस आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। ठीक है, कोई भी रिलेटेड कॉलम का मतलब क्या है कि ये मेरी दो टेबल है, 1 और 2, इसके अंदर कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसके अंदर कॉलम बी है और सी है। ठीक है, सो ये जो दोनों टेबल का कॉलम बी है ये रिलेटेड कॉलम है, तो इस कॉलम के बेस पर हम दोनों टेबल्स को कंबाइन करने वाले हैं अलग अलग तरीके से हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो यही हमारा ज्वाइन है। तो ज्वाइंस कितने तरह के होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ठीक है, सो इनर ज्वाइन में क्या होगा कि मान लो ये वाली मेरी टेबल है ए और ये वाली मेरी टेबल है बी, तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा जो टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है वो हमारा इनर ज्वाइन का रिजल्ट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरा टेबल है, इसमें कॉलम है ए बी, ये मेरी दूसरी टेबल है, इसमें कॉलम है बी और सी। इसमें मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ 1 2, ठीक है, 3 3। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ 2 4 5 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा 1 3, ये ए सी, ये बी, ये सी। 1 3 के साथ 2 5 और 1 3 का साथ 2 5, फिर ये 2 4, 2 4 के साथ 2 5 और ये 2 4 के साथ 4 5। सो जब भी हम ज्वाइंस
जॉइंस वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे किसी भी टेबल पे, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला फाइंड कर लेंगे। तो मैंने मेरी टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद मैं इनर जॉइन लगा रहा हूँ, तो दोनों टेबल को मैच कर रहा हूँ। तो मैच कैसे कर रहा हूँ कि जो भी मेरा कॉलम कॉमन था, जो भी मेरा कॉलम रिलेटेड कॉलम था, उस पर कंडीशन अप्लाई करनी है जो बताइए, मैच इन बोथ कॉलम्स बेड टेबल्स। दोनों टेबल्स में क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर 4 4 मैच कर रहा है। ठीक है, तो 2 4 4 5 ये वाला डेटा, ये वाला रो मैच कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 4 5। तो अगर मैं इनर जॉइन लगाता हूँ इन दोनों टेबल्स पे, तो मेरा आउटपुट आएगा 2 4 5। ठीक है, लेफ्ट जॉइन में क्या करना है, ऑल फ्रॉम लेफ्ट प्लस मैच्ड फ्रॉम राइट। ठीक है, तो क्या करना है, ये मेरी टेबल ए है, ये मेरी टेबल है बी। तो लेफ्ट जॉइन में क्या करना है हमें, ये लेफ्ट वाली टेबल पूरी, ठीक है, एंड राइट वाला पार्ट, ये ऑल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ऑल फ्रॉम लेफ्ट ये वाला, लेफ्ट का सारा, ये हो गया मेरा लेफ्ट जॉइन। एंड राइट जॉइन क्या होगा, ये ए टेबल, ये बी टेबल, ये होगा मेरा राइट जॉइन। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जॉइन में क्या कर रहे हैं हम कि लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल का पूरा पार्ट और राइट वाली टेबल का वो पार्ट जो लेफ्ट में भी था, तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन में क्या करना है, राइट वाली टेबल का पूरा पार्ट और वो पार्ट जो लेफ्ट वाली में भी था और राइट वाले में भी कॉमन था, वो वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा हुआ लेफ्ट जॉइन और ये हमारा राइट जॉइन। फुल जॉइन में क्या करना है कि दोनों टेबल का पूरा डेटा, ये दोनों टेबल का पूरा जितना भी डेटा है वो सम हम फुल आउट फुल जॉइन में लिख देंगे, तो ये हमारा फुल जॉइन हो गया एक तरफ से, ये हमारा फुल जॉइन हो गया। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी की, a column that uniquely identify each row, it must be unique and not null। okay, so कोई भी हमारी टेबल है, कोई भी हमारी टेबल है, उसमें कोई ऐसा कॉलम जिसकी सभी वैल्यूज नॉट नल हो और यूनिक हो। अगर ये सभी यूनिक है और कोई भी वैल्यू नल नहीं है, तो हम इन वैल्यूज की हेल्प से हमारी टेबल के दूसरी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ओके, फॉरेन की क्या है, फॉरेन की भी ए कॉलम दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी टेबल है, इस दूसरी टेबल में ये वाला कॉलम है ए, ये कॉलम रेफर कर रहा है मेरी इस टेबल की प्राइमरी की को। ठीक है, इस टेबल की प्राइमरी की को मेरा ये वाला कॉलम रेफर कर रहा है, तो ये मेरी फॉरेन की हो जाएगी इस टेबल की। ठीक है, इट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल, सॉरी फॉरेन की नॉट यूनिक नहीं हो सकती, हाँ ये है, इट कैन हैव डुप्लीकेट और नल वैल्यूज। तो फॉरेन की जो भी होती है वो डुप्लीकेट और नो नल वैल्यूज हो सकती है उसमें। ठीक है, सब क्वेरी क्या होती है कि हमारी कोई भी हमने क्वेरी लिखी, उस क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो इतनी मैंने क्वेरी लिखी कि मुझे नेम सेलेक्ट करना है मेरी स्टूडेंट टेबल से। अब मैंने कंडीशन लगाई कि कहाँ पर, जहां पर मेरे मार्क्स, जहां पर मेरे मार्क्स, यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन लगानी थी,
और वो कंडीशन कोई स्टैटिक कंडीशन थी नहीं, उसको भी मुझे डायनेमिकली एक्सेस करना था, तो उसके लिए मुझे मैंने दोबारा एक क्वेरी लिखी, और यही मेरी सब क्वेरी है और नेस्टेड क्वेरी है। और ये क्या है नेस्टेड क्वेरी, मैंने कैसे लिखी कि मैंने बोला कि एवरेज मार्क्स, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है ये वाली क्वेरी। लेट सपोज ये मेरी कोई टेबल होगी, ठीक है, ये बोल रहा है सिलेक्ट नेम, तो इसमें कोई ना कोई नेम वाला कॉलम होगा। बोल रहा है मार्क्स, तो मार्क्स वाला कॉलम भी होगा, और ये मेरा कोई आईडी रहा होगा। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 यहाँ लिखा, या नाम लिख दिया आयशा, दीप, यश, ललिता। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स आ गए 90, 80, 95, 99। ओके, इसके 100 कर देते हैं। सो अब मेरी क्वेरी क्या थी कि मुझे कोई ऐसा नाम सिलेक्ट करना था, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा बच्चा मुझे सिलेक्ट करना था मेरी टेबल से, जिसके मार्क्स एवरेज, सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है। तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर क्या है, एवरेज मार्क्स अगर हम निकालें 100, 80, 95, 99, ये हो गया 41727 ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज मार्क्स आ गया। सो हमें कोई ऐसा बच्चा सिलेक्ट करना है जिसके मार्क्स एवरेज मार्क्स से भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मेरी ये वाली क्वेरी, सब क्वेरी सबसे पहले चलेगी। तो सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स सिलेक्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इसका एवरेज मार्क्स निकाल लेगा, और एवरेज मार्क्स क्या आ गया 93.50। तो ये जितनी भी पूरी क्वेरी है ना आप अपनी, ये क्वेरी हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये क्वेरी एक तरफ से इसे समझ लो, ये वाली क्वेरी हट गई अब। ठीक है, और इस पूरी क्वेरी की जगह क्या लिखा आ गया 93.50। ठीक है, अब देखो, अभी क्या बोल रहा है सिलेक्ट नेम, नेम सिलेक्ट करेगा, नेम सिलेक्ट करेगा, कॉलम का नाम बता रहा है, ये वाली चीज सिलेक्ट करनी है, एक ही चीज सिलेक्ट करनी है, नेम। फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये वाली स्टूडेंट टेबल से, वेयर मार्क्स, जहां पर ये वाले मार्क्स, इस मार्क्स पे कंडीशन लगा रहा है इन मार्क्स से ज्यादा बड़ा हो। तो क्या 190 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पहला नाम आ जाएगा आयशा। ठीक है, क्या है 93 से बड़ा है, मार्क्स नहीं है, क्या ये बड़ा है, हाँ, ये भी है, ये भी। तो दूसरा नाम हो जाएगा यश, फिर ललिता। ठीक है, सो ये तीन बच्चों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट करने पड़े। मैं यहाँ पर 93.50 लिख सकता था डायरेक्ट यहाँ से निकाल के, बट मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पर कोई नया बच्चा ऐड हो जाए यहाँ पर अपने क्लास में, उसके मार्क्स अपडेट ना किए हो, कर दें। हो सकता है गलती से मार्क्स किसी को ज़्यादा या कम मिल गए हो, बाद में मार्क्स काट के चेंज कर दिए हो। तो डायनेमिकली हमें मार्क्स कैलकुलेट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में अगर कोई भी अपडेट होता है तो क्वेरी जब भी हम दोबारा हिट करेंगे, वो उसी अपडेटेड वैल्यू के हिसाब से हमें रिजल्ट्स देगा। अगर हम इसे हार्ड राइट कर देंगे हमारे मार्क्स, तो बाद में जो अपडेट हुए उनको हमें वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेटाबेस अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसलिए हम सब क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सब क्वेरी काम करती है। नाउ व्हाट इज ए व्यू। सो वर्चुअल टेबल बनाने के लिए व्यू का यूज लेते हैं। ठीक है, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। हमें, हमारी पहले से कोई टेबल है, उस टेबल को हमें देखना है, उस पर देख के कोई ऑपरेशन करना है या टेम्परेरी उसको रखना है। तो उसके लिए हम, या उसमें से कोई पार्ट निकालना है टेबल का, और हम उसको टेम्परेरी के लिए कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं, तो हम व्यू कीवर्ड यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट व्यू हाई स्कोर। ठीक है, एज सिलेक्ट नेम मार्क्स।
हमारी कोई टेबल थी स्टूडेंट नाम की, वहां से नेम और मार्क्स सिलेक्ट करा जहां पर मार्क्स 90 से बड़े थे, और उनको हाई स्कोर नाम की एक दूसरी व्यू में सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो डिलीट क्या करता है? रिमूव्स रोज कैन यूज वेयर। तो डिलीट क्या करता है? कोई भी दी हुई कंडीशंस के बेस्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कोई भी चीज रिमूव करनी है, कोई भी रो रिमूव करनी है, वो कोई भी हमारी गिवन कंडीशन के बेस पे करेगा। ट्रंकेट क्या करेगा? सभी रोज को रिमूव कर देगा। ये फास्ट होता है और रोल बैक नहीं किया जा सकता, एक बार हो गया तो अंडू नहीं हो सकता। ड्रॉप क्या करता है? डिलीट्स टेबल स्ट्रक्चर एंड डेटा। टेबल का स्ट्रक्चर भी और टेबल का डेटा दोनों गायब कर देगा। ट्रंकेट स्ट्रक्चर गायब नहीं करेगा। फॉरेन की में कास्केड क्या होता है? तो दो तरह का होता है, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन अपडेट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड क्या होता है? डिलीट्स चाइल्ड रोज व्हेन पेरेंट इज डिलीटेड। तो अगर पेरेंट को डिलीट कर दिया तो चाइल्ड रोज भी डिलीट हो जाएगी। मीन्स अगर कोई भी रोज किसी दूसरी रोज पे डिपेंड कर रही है, तो पेरेंट रोज को डिपेंड कर दिया, जिस डिलीट कर दिया जिस पे वो डिपेंड कर रही थी, तो जो चीजें उस पर डिपेंड कर रही थी वो सब हट जाएगी। उसको बोलते हैं ऑन डिलीट कास्केड। ऑन अपडेट क्या होता है? अपडेट चाइल्ड रोज व्हेन पेरेंट की इज अपडेटेड। ये हो गया ऑन अपडेट कास्केड। राइट ए क्वेरी टू गेट ऑल स्टूडेंट्स whose नेम starts with A। ठीक है, सो सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए। तो लाइक क्या है? ये भी हमारा कीवर्ड है। इससे हम क्या करते हैं कि जो भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं लाइक ए परसेंट, बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो B%, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी काम और अगर कुछ क्वेश्चंस बचेंगे उनको मैं और देखूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लाऊंगा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।